नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर बाय सूर्यकांत सर में। आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को आज हम हल करेंगे। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में चर्चा में रहा पैलिड फिश ईगल का IUCN स्टेटस क्या है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, संकटग्रस्त इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं दोस्तों। तो हाल ही में कार्बेट टाइगर रिजर्व में इसका दुर्लभ घोंसला मिला है। यह पक्षी झीलों और नदियों के पास पाया जाता है। पैलिड फिश ईगल इसके तथ्यों पर बात करते हैं। यह पक्षी मुख्य रूप से मध्य एशिया में पाया जाता है और प्रजनन के लिए भारतीय उपमहाद्वीप विशेषकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की आर्द्रभूमियों पर निर्भर है। इसे शीटेस के परिशिष्ट में शामिल किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कड़ा नियंत्रण है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में है। दोस्तों, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जिसे हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं दोस्तों। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति में स्थित इस रिजर्व को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है। यह भारत के उन दुर्लभ क्षेत्रों में से एक है जहां हिम तेंदुआ और तिब्बती जंगली गधा प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र में पिन वैली नेशनल पार्क और चंद्रताल जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक स्थल शामिल है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2026 में चर्चा में रही लीकैनो मैब दवा का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। दोस्तों, लीकैनमैब दवा का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है दोस्तों। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अल्जाइमर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसके मुख्य तथ्यों पर दोस्तों। यह दवा मस्तिष्क में अमाई लाइट्स प्रोटीन को लक्षित कर बीमारी की प्रगति को धीमा करती है। अल्जाइमर की दवा विशेष रूप से दोस्तों, ये एक अल्जाइमर की दवा है। यह एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो दिमाग में जमा होने वाले अमाई लाइट्स बीटा प्लॉक को साफ करने का काम करती है दोस्तों। इसकी जो कंपनी है दोस्तों, जापान और अमेरिका में स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इसरो के NAVIC नेविगेशन सिस्टम के किस उपग्रह की परमाणु घड़ी हाल ही में विफल हो गई। दोस्तों, इसरो की NAVIC नेविगेशन सिस्टम के किस उपग्रह की परमाणु घड़ी हाल ही में विफल हो गई। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, IRNSS-1F इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं दोस्तों। परमाणु घड़ी खराब होने से पोजीशनिंग डेटा की सटीकता पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, परमाणु घड़ी खराब होने से पोजीशनिंग डेटा की सटीकता पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, NAVIC इसरो का नेविगेशन सिस्टम है। NAVIC नेविगेशन विद इंडियन भारत के मुख्य भूभाग से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है। दोस्तों, ये नेविगेशन विद इंडिया कॉन्स्टेलेशन भारत के मुख्य भूभाग से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है। दोस्तों, यह दो प्रकार की सेवाएं देता है, L5 और S बैंड पर मानक सेवा नागरिकों के लिए और प्रतिबंधित सेना के लिए। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह विश्व व्यापार संगठन WTO की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक MC14 मार्च 2026 में कहां आयोजित की जा रही है। दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा याउंडे कैमरून इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन WTO की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक मार्च 2026 में कहां आयोजित की जा रही है। तो याउंडे कैमरून इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। इसके मुख्य तथ्यों पर ध्यान देते हैं दोस्तों। WTO की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक दोस्तों, MC14 मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसकी बैठक आमतौर पर हर 2 साल में एक बार होती है। इस बार की बैठक में विकासशील देशों के लिए मत्स्य पालन सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा मुख्य मुद्दे हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला
प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2.6 अरब डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा कनाडा। कनाडा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2.6 अरब डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो कनाडा। कनाडा देश के साथ 2.6 अरब डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। दोस्तों इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर साल एसएससी यूपीएससी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। आपके सूर्यकांत सर ने बहुत मेहनत की है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। भारत कनाडा यूरेनियम समझौता। कनाडा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। कनाडा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया के बाद दोस्तों कनाडा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। इसके जो पहला नंबर है वो है कजाकिस्तान, जो दूसरा नंबर है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया। भारत अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए थोरियम आधारित तकनीक पर भी काम कर रहा है, लेकिन वर्तमान में यूरेनियम आयात अनिवार्य है। यूरेनियम आयात अनिवार्य है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा 7वां प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में लॉन्च किया गया ग्रह दोस्तों, हाल ही में लॉन्च किया गया ग्रह शुगम पोर्टल किससे संबंधित है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा किफायती आवास वित्त। दोस्तों किफायती आवास वित्त इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। दोस्तों इसे नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है ग्रह शुगम पोर्टल। यह पोर्टल डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ऋण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और मध्यम वर्ग को घर खरीदने में मदद करने के लिए बनाया गया है। यह नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा NHB द्वारा संचालित है, जो भारत में आवास वित्त कंपनियों का नियामक रेगुलेटर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। युवा संगम चरण 5 का पंजीकरण हाल ही में शुरू हुआ। 6 है दोस्तों। युवा संगम चरण 6 छठवां का पंजीकरण हाल ही में शुरू हुआ। यह किस पहल का हिस्सा है दोस्तों? युवा संगम चरण छठवां 6 का पंजीकरण हाल ही में शुरू हुआ। यह किस पहल का हिस्सा है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत। दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं दोस्तों। तो युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यटन परंपरा प्रगति और प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क 5PS के माध्यम से युवाओं में सांस्कृतिक एकता बढ़ाना। इसमें 18 से 30 साल वर्ष के युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों के भ्रमण पर ले जाया जाता है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है जनवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के वृद्धि दर क्या रही दोस्तों? जिसका राइट आंसर होगा 4.8%। इसका राइट आंसर होगा तो जनवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की वृद्धि दर क्या रही दोस्तों? जिसका राइट आंसर होगा इसका 4.8% होगा दोस्तों, 4.8%। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं दोस्तों। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का आधार वर्ष बेस ईयर वर्तमान में 2011 से 12 है। इसमें 8 प्रमुख उद्योगों कोर इंडस्ट्रीज का भार वेटेज लगभग 40.27% होता है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। RBI ने हाल ही में किस मुद्रास्फीति लक्ष्य को बरकरार रखने की घोषणा की है दोस्तों? RBI जो हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों, RBI भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों ने हाल ही में किस मुद्रास्फीति लक्ष्य को बरकरार रखने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 4%। दोस्तों RBI ने हाल ही में किस मुद्रास्फीति लक्ष्य को बरकरार रखने की घोषणा की है दोस्तों? 4%। B नंबर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आप लोग कोई दिक्कत ना हो इसलिए दोस्तों मैं आंसर को ऑप्शन के नीचे लिख देता हूं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा काल्म ब्रेन डिजिटल भंडार किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? जिसका राइट आंसर होगा मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक अनुसंधान। दोस्तों इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं दोस्तों। काल्म ब्रेन डिजिटल भंडार यह भारत का पहला ऐसा डेटाबेस है जो भारतीय आबादी के मानसिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क के स्कैन MRI का डेटा सुरक्षित रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय लोगों के दिमाग की संरचना के अनुसार मानसिक बीमारियों का सटीक इलाज खोजना है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। MSME सेवा पर्व 2026 का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वाराणसी में दोस्तों MSME सेवा पर्व 2026 का आयोजन किया गया दोस्तों वाराणसी शहर में दोस्तों।
इसके मुख्य तत्वों पर बात करते हैं। एमएसएमई सेवा पर्व 2026 वाराणसी में आयोजित इस वर्ष इस पर्व का उद्देश्य छोटे उद्योगों को सीधे बड़े खरीदारों और विदेशी निर्यातकों से जोड़ना है। दोस्तों इसमें जेडईडी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना पर जोर दिया गया है ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादन हो सके। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है पश्चिम बंगाल में खोजी गई नेसोलिक्स बिना बिटानिया वास्तव में किसकी एक नई प्रजाति है। दोस्तों नेसोलिक्स बिना बिटाने दोस्तों पश्चिम बंगाल में खोजी गई नेसोलिक्स बिना बिटाने वास्तव में किसकी एक नई प्रजाति है। दोस्तों एक नई प्रजाति, ये ततैया, दोस्तों ततैया की प्रजाति है। दोस्तों इसके मुख्य तत्वों पर बात करते हैं। नई ततैया प्रजाति है। ततैया मुख्य रूप से कृषि कीटों को खाकर फसलों की रक्षा करती है, इसलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। दोस्तों इसकी खोज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा पश्चिम बंगाल के कृषि क्षेत्रों में की गई है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है प्रेशर क्वेचिंग। दोस्तों प्रेशर क्वेचिंग तकनीक जो हाल ही में खबरों में थी का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। दोस्तों प्रेशर क्वेचिंग तकनीक जो हाल ही में खबरों में थी का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अतिचालकता। दोस्तों अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी का विकास, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुपर कंडक्टिविटी का विकास। अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी का विकास इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके मुख्य तत्वों पर बात करते हैं। दोस्तों प्रेशर क्वेचिंग, इस तकनीक का उपयोग ऐसी सामग्री बनाने में किया जाता है जो बिना बिजली गवाए जीरो रेसिस्टेंस ऊर्जा का संचार कर सके। यह भविष्य में सुपरफास्ट कंप्यूटर और मैगलेव ट्रेनों के विकास में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने मार्च 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने मार्च 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा 176वां। दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने मार्च 2026 में अपना स्थापना दिवस 176वां स्थापना दिवस मनाया। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई 176वां वर्ष तथा जीएसआई की स्थापना 1885 में हुई थी, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य रेलवे के लिए कोयले के भंडारों की खोज करना था। यह संस्थान खान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन कार्य करता है और भारत के भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार करता है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लोटिंग लीडर बॉय सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। दोस्तों फ्लोटिंग लीडर बॉय सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अपतटीय पवन ऊर्जा का आकलन। दोस्तों अपतटीय पवन ऊर्जा का आकलन इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। फ्लोटिंग लीडर बॉय सिस्टम यह समुद्र के बीचों बीच तैरते हुए हवा की गति और दिशा को लेजर किरणों के जरिए मापता है। इसका उपयोग भारत के तटीय क्षेत्रों में ऑफशोर पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने की संभावनाओं को जांचने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों केंद्र सरकार ने IVFRT योजना की अवधि को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया। दोस्तों केंद्र सरकार ने IVFRT योजना की अवधि को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया। दोस्तों इसकी डेट बढ़ गई है। दोस्तों कब तक, 2031 तक इसकी डेट बढ़ा दी गई है दोस्तों IVFRT योजना की। दोस्तों IVFRT योजना के मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। दोस्तों 2031 तक विस्तार। IVFRT का पूरा नाम इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग है। दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है। इसका लक्ष्य विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधा देना और देश की सुरक्षा के लिए उनकी निगरानी को डिजिटल बनाना, ये इसके मुख्य तत्व हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है लाल सागर में तनाव के कारण हाल ही में किस देश ने अपने LNG तरल प्राकृतिक गैस उत्पादन और निर्णय पर चिंता जताई है। दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा कतर। दोस्तों कतर है लिखा है, उसके आगे प्रा जुड़ गया है। दोस्तों मुझे माफ करिएगा, दोस्तों मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। दोस्तों मुझे माफ करिएगा, कतर के आगे प्रा लग गया है गलती से टाइपिंग की वजह से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कतर। दोस्तों B नंबर कतर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों लाल सागर में तनाव के कारण हाल ही में विकास देश ने अपने LNG तरल प्राकृतिक गैस उत्पादन और निर्यात पर चिंता जताई। इसका राइट आंसर कतर होगा। दोस्तों B नंबर कतर LNG संकट। कतर दुनिया के सबसे बड़े तरल प्राकृतिक गैस LNG निर्यातकों में से एक है और भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा यहीं से मंगाता है। लाल सागर रेड सी में तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित होने से वैश्विक गैस कीमतों पर उछाल आया है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो है इंडिया AI
इम्पैक्ट समिति 2026 का आयोजन किस मंत्रालय के सहयोग से किया गया है दोस्तों? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिति 2026 का आयोजन किस मंत्रालय के सहयोग से किया गया है दोस्तों? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मैटी इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिति 2026 का आयोजन किस मंत्रालय के सहयोग से किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके मुख्य तत्वों पर बात करते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 यह समिट भारत के अपने भाषिनी जैसे एआई मॉडल को बढ़ावा देने और केंद्रित है। एआई मॉडल को बढ़ावा देने पर केंद्रित है जो भारतीय भाषाओं को समझ सके। इसका उद्देश्य एआई फॉर ऑल के जरिए कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में तकनीकी सुधार लाना है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद के समाधान के लिए हाल ही में किस राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है? दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद के समाधान के लिए हाल ही में किस राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है दोस्तों? जिसका राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके मुख्य तत्वों पर बात करते हैं। कावेरी नदी बेसिन जल संकट। कावेरी नदी दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों कुर्ग से होता है और यह तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच एक सदी से भी अधिक पुराना है दोस्तों। यह एक सदी से भी पुराना है दोस्तों। ये हमारे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे दोस्तों। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 28 मार्च 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें दोस्तों। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें दोस्तों।